नेपोलियन हिल एक लेखक थे जिनका जन्म 1883 में हुआ था। उन्होंने व्यक्तिगत धन संपत्ति पर सदी की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने उन सैकड़ों अत्यंत सफल व्यक्तियों का विश्लेषण किया जिनमें जॉन डी, रॉकफेलर, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, चार्ल्स श्वाब और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने यह शोध किया कि ये व्यक्ति इतने सफल क्यों हुए। उन्होंने सोचा कि इनके पास अपार धन क्यों है जबकि अन्य लोगों के पास नहीं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की और यह जानने का प्रयास किया कि कौन से सिद्धांत इन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। और अंततः उन्होंने अपनी खोज पर आधारित यह पुस्तक लिखी। हालांकि यह पुस्तक लगभग 87 वर्ष पहले लिखी गई थी, फिर भी इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इसमें कुल 13 सिद्धांत बताए गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सिद्धांत 1, इच्छा, डिजायर। अपने जीवन का एक निश्चित उद्देश्य होना और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहला और आवश्यक कदम है। हिल ने इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए 6 व्यावहारिक और निश्चित कदम बताए हैं। 1, जितनी धनराशि की आप इच्छा रखते हैं उसे स्पष्ट रूप से निश्चित करें। 2, उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए आप क्या देने या प्रदान करने को तैयार हैं, यह तय करें। 3, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तिथि तय करें। 4, एक योजना बनाएं और चाहे आप कितने भी अप्रस्तुत हों, तुरंत उस पर काम शुरू करें। 5, उपरोक्त चारों बिंदुओं को एक स्पष्ट कथन के रूप में लिख लें। 6, इस कथन को प्रतिदिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। आपको यह कथन इस तरह पढ़ना होगा जैसे आपके पास वह सब कुछ पहले से ही मौजूद है जिसकी उसमें बात की गई है। हिल कहते हैं कि आपको अभी यह जान लेना चाहिए कि आप तब तक अत्यधिक धन प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आपके भीतर धन के लिए तीव्र इच्छा की ज्वाला न जल रही हो और आप यह न मान लें कि आप उसे निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में एडविन सी. बार्नस की कहानी बताई गई है जो थॉमस एडिसन के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से न्यू जर्सी गए। समस्या यह थी कि एडिसन उन्हें जानते ही नहीं थे, लेकिन बार्नस ने यह ठान लिया था कि वह केवल इच्छा नहीं बल्कि एक तीव्र और स्पष्ट लक्ष्य के साथ आए हैं जिसे वे हर हाल में पूरा करेंगे। एडिसन ने उन्हें काम तो दिया, लेकिन वह पद नहीं दिया जिसकी बार्नस को तलाश थी। वे एडिसन के व्यावसायिक साझेदार बनना चाहते थे, न कि उनके व्यापार के एक छोटे से हिस्से। बार्नस ने 5 साल तक एडिसन के लिए मामूली काम किए। एक दिन उन्हें एडिसन के एक आविष्कार एडिफोन को बेचने का अवसर मिला। एडिसन की बिक्री टीम को यह उत्पाद व्यावसायिक रूप से असफल लगा और उन्होंने इसे बेचने से इनकार कर दिया। बार्नस ने इस मौके को पहचाना और एडिसन को एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के तहत वे इस उत्पाद को बेचे और सफल रहे, जिससे वे अंततः एडिसन के साझेदार बने। बार्नस का लक्ष्य स्पष्ट था और उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सिद्धांत 2, विश्वास, फेथ। विश्वास एक मानसिक अवस्था है। जब आपके विचार और इच्छाएं विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं तो अनंत बुद्धिमत्ता के द्वार खुल जाते हैं। बिना विश्वास के आपकी इच्छाएं अधूरी लगेंगी और आपका अवचेतन मन किसी बेहतर जीवन के विचार को शुरू होने से पहले ही बंद कर देगा। हिल ने आत्मविश्वास का एक सूत्र दिया है। 1, ये जानिए कि आपके भीतर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता है। 2, जिन विचारों को आप अपने मन में बार बार लाते हैं वे अंततः भौतिक रूप में बदल जाएंगे। 3, जो इच्छा आप अपने मन में बनाए रखते हैं और लगातार सोचते हैं वह हकीकत बनने की दिशा में प्रयास करती रहेगी। 4, आपने अपने जीवन के उद्देश्य का एक स्पष्ट कथन तैयार किया है और आप तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वह पूरा ना हो जाए। 5, इस लक्ष्य को पूरा करने से सभी लाभान्वित होंगे जो इससे प्रभावित होंगे। सही सोच, सही दृष्टिकोण और सही तरीकों से आप सही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हिल कहते हैं कि करोड़ों लोग खुद को गरीबी और असफलता के लिए अभिशप्त मानते हैं क्योंकि वे किसी अदृश्य शक्ति को अपने जीवन पर हावी मानते हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। दरअसल वे खुद ही अपनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के निर्माता होते हैं
क्योंकि उनका नकारात्मक विश्वास अवचेतन मन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और वही जीवन में यथार्थ बनकर प्रकट होता है। इस उद्धरण को उलटकर देखने पर पता चलता है कि इस पुस्तक में जिन सफल लोगों का विश्लेषण किया गया है वे किस प्रकार सोचते हैं। वास्तव में आप अपने विचारों और वाणी के माध्यम से चीजों को अस्तित्व में ला सकते हैं। आपके विचारों को विश्वास के साथ भौतिक रूप में बदलना आपका अपना निर्णय होता है। सिद्धांत 3, आत्मसंकेत, ऑटो सजेस्शन। आत्मसंकेत वह प्रक्रिया है जब आपका मस्तिष्क किसी नई जानकारी को उस ढंग से ग्रहण करता है जैसा आपने अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया है। आप इन विचारों को आसानी से अपने भीतर स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि आप उन परिणामों को आकर्षित कर सकें जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए जिन विचारों से आप अपने मन को पोषित कर रहे हैं वे सटीक और भावनात्मक विश्वास से भरे होने चाहिए। पुस्तक में हिल कहते हैं कि कोई भी विचार, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, आत्मसंकेत, ऑटो सजेस्शन के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता, सिवाय उन विचारों के जो ईथर से स्वतः ग्रहण किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की गई सभी अनुभूतियां हमारी चेतन सोच द्वारा रोकी या इच्छानुसार अस्वीकार की जा सकती हैं। चेतन मन एक तरह से अवचेतन मन के प्रवेश द्वार पर पहरेदार की तरह कार्य करता है। सिद्धांत 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगला कदम यह समझना है कि सामान्य ज्ञान की अधिकता धन अर्जित करने में बहुत अधिक उपयोगी नहीं है, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में संगठित विशेष ज्ञान होना आपको धनवान बना सकता है। इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने ज्ञान को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वयं स्टील उद्योग के तकनीकी पहलुओं की जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें इसकी कोई खास परवाह थी। जिस विशेष ज्ञान की उन्हें स्टील के उत्पादन और विपणन के लिए आवश्यकता थी, वह उन्हें उनके मास्टरमाइंड समूह के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त हो गया। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो धन अर्जित करता है, उसे जरूरी नहीं कि सारा विशेष ज्ञान खुद हो, बल्कि उसे ऐसे संगठित और विशेष योग्यता वाले लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसे विशेष ज्ञान से युक्त लोगों का यह मास्टरमाइंड समूह किसी भी सफल उद्यम की कुंजी होता है। सिद्धांत 5, कल्पना, इमेजिनेशन। मनुष्य की एकमात्र सीमाएं तर्क की सीमा में उसकी कल्पना के विकास और उपयोग में निहित है। दुनिया में जितने भी सफल उत्पाद या सेवाएं हैं, वे सभी किसी व्यक्ति की कल्पना में जन्मे एक विचार से शुरू हुई थी। हिल कहते हैं कि कल्पना के 2 प्रकार होते हैं। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह बीते हुए विचारों, अनुभवों या देखी गई चीजों को दोबारा संयोजित करने की प्रक्रिया है, जब तक कि कोई विचार ऐसा न लगे जो सही लगे और आगे बढ़ा जा सके। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें मन स्वयं से पूरी तरह नए विचार उत्पन्न करता है, जो प्रेरणा या अंतः प्रेरणा, गट फीलिंग से आते हैं और जो पहले कभी सोचे नहीं गए थे। जब आपकी इच्छा तीव्र होती है, तब आपका ध्यान और रुचि किसी विषय पर केंद्रित होती है और आप उसी को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, जिससे स्वतः रचनात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन को किसी विशेष चीज पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहे होते हैं। यह विचारधारा आत्म संकेत के अध्याय से भी जुड़ी हुई है। आप इसका उपयोग अपनी कल्पना को और अधिक प्रभावशाली बनाने में कर सकते हैं। यह क्षमता तभी सक्रिय होती है जब चेतन मन अत्यधिक तीव्र कंपन की अवस्था में होता है, जैसे कि जब वह प्रबल इच्छा के भाव से प्रेरित होता है। और यह भी आवश्यक है कि आप अपने वातावरण में बदलाव लाने से न डरें, ताकि अधिक रचनात्मक विचार उत्पन्न हो सके। उदाहरण स्वरूप, प्राकृतिक वातावरण में सैर करना, हरियाली और झरनों से घिरे रास्तों पर चलना, किसी जीवंत कैफे में बैठना या शांत पुस्तकालय में समय बिताना, ये सब आपके अवचेतन में छिपे विचारों को जागृत करने और कुछ महान रचनात्मक लेखन करने में प्रेरणादायक हो सकते हैं। सिद्धांत 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। धन की इच्छा को उसकी भौतिक रूप में बदलने का अगला चरण है एक निश्चित और व्यावहारिक योजना बनाना। हिल इस चरण में
4 मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। ए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितने भी लोगों की आवश्यकता हो उतने दिमागों को एक समूह में जोड़ें। बी, इस समूह से मिलने वाली सहायता के बदले में उन्हें क्या मिलेगा, ये पहले से स्पष्ट करें। कोई भी विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति मुफ्त में कार्य नहीं करेगा। हालांकि यह जरूरी नहीं कि लोग आपके बदले में जो चाहते हैं वह हमेशा पैसों के रूप में हो। यह किसी काम में सहायता हो सकती है जिस पर वे स्वयं काम कर रहे हों, या कंपनी में रुचि के रूप में भी हो सकता है। सी, समूह के सभी सदस्यों के साथ सप्ताह में 2 बार या उससे अधिक बार बैठक करना आवश्यक है जब तक कि एक सटीक योजना तैयार न हो जाए। डी, आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के बीच पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो तुरंत समाधान निकालना चाहिए ताकि सभी एक ही विचारधारा पर कार्य कर सकें। इस दर्शन का कोई भी अनुयायी यह आशा नहीं कर सकता कि वह कभी अस्थायी हार का अनुभव किए बिना धन अर्जित कर लेगा। यदि पराजय आती है तो इसका कारण यह है कि आपकी योजना मजबूत नहीं थी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपनी योजनाओं में सुधार करें, उन्हें फिर से दिशा दें और अपने मास्टरमाइंड समूह को उसी अनुरूप पुनः संगठित करें जब तक कि सफलता न मिल जाए। जो हार मान ले वो कभी जीत नहीं सकता, और जो जीतता है वह कभी हार नहीं मानता। ज्यादातर महान नेता पहले अनुयायी के रूप में ही शुरुआत करते हैं। वे महान नेता इसलिए बने क्योंकि वे समझदार और बुद्धिमान अनुयायी थे। नेतृत्व के 11 प्रमुख गुण हैं। 1, अडिग साहस। 2, आत्मनियंत्रण। 3, न्याय की तीव्र भावना। 4, निर्णय की स्पष्टता। 5वीं, योजनाओं की निश्चितता। 6, तय मेहनत से अधिक कार्य करने की आदत। 7वां, आकर्षक व्यक्तित्व। 8वां, सहानुभूति और समझ। 9वां, विवरण पर पकड़। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। 11, सहयोग करने की भावना। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी बिना व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य योजनाओं के न तो धन अर्जित कर सकता है और न ही कोई अन्य कार्य सफलता से पूरा कर सकता है। इस तथ्य को हमेशा याद रखें। जब आपकी योजनाएं विफल होती हैं तो यह स्थायी असफलता नहीं होती। यह सिर्फ यह संकेत हो सकता है कि आपकी योजना अभी सही नहीं थी। सिद्धांत 7, निर्णय। धन प्राप्त करने और महान नेता बनने की दिशा में अगला कदम है तेज और दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। जब आपको यह स्पष्ट होता है कि आप क्या चाहते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है, लेकिन इसे उद्देश्यहीन, भावनात्मक या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से भ्रमित न करें। जब आवश्यक हो तो विश्वसनीय सलाहकारों से मार्गदर्शन लें, लेकिन अंततः निर्णय आपको ही लेना होता है, और वह भी शीघ्र और निश्चित होना चाहिए। निर्णय की कमी असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। याद रखिए, टाल मटोल करना निर्णय का शत्रु है। हजारों सफल व्यक्तियों के विश्लेषण में पाया गया कि उन सभी में एक आम आदत थी। वे निर्णय जल्दी लेते थे और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बहुत धीरे धीरे उनमें बदलाव करते थे। हर कोई अपनी राय देने के लिए तैयार बैठा है। यदि आप निर्णय लेते समय दूसरों की राय से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं तो आप कभी भी अपनी इच्छाओं को धन या सफलता में नहीं बदल पाएंगे। दूसरे शब्दों में, अगर आपके विचार और निर्णय लगातार दूसरों की राय पर आधारित हैं, तो आप अपने जीवन के उद्देश्य और इच्छाओं की राह से भटक जाएंगे। सिद्धांत 8, निरंतरता, परसिस्टेंस। धन प्राप्ति की दिशा में अगला कदम है दृढ़ता। दृढ़ बने रहने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति विलपावर को नियंत्रित करना होगा। क्या आप इतने संकल्पित हैं कि आप अनिश्चित काल तक वह सब करने को तैयार हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करना होगा? दृढ़ता असफलता के विरुद्ध एक बीमा की तरह होती है, बशर्ते कि आप सही दिशा में चलते रहें। भले ही कितनी भी बार हार हो, लेकिन अगर आप डटे रहें तो अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आप अपने लिए यह संभावना बढ़ा देते हैं कि सही समय पर कोई उपयुक्त अवसर आपसे टकराए। वह व्यक्ति जो निरंतर बना रहता है, उसके भीतर ये गुण होते हैं: सुनिश्चित उद्देश्य, तीव्र इच्छा, आत्मनिर्भरता, योजनाओं की स्पष्टता, सही ज्ञान, सहयोग, इच्छा शक्ति और आदत। कुछ लोग ही अपने अनुभव से यह जानते हैं
कि दृढ़ता कितनी सशक्त होती है। वे वही लोग हैं जिन्होंने असफलता को कभी स्थायी हार नहीं माना। उन्होंने अपनी इच्छाओं को इतनी दृढ़ता से अपनाया कि अंततः हार को जीत में बदल दिया। हम में से अधिकांश जो जीवन के किनारे खड़े होकर देखते हैं, वे यह पाते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हार मान लेते हैं और फिर कभी खड़े नहीं हो पाते। सिद्धांत 9, मास्टरमाइंड की शक्ति अगला कदम है। अपनी प्रबल इच्छाओं की शक्ति को मास्टरमाइंड के जरिए संगठित करना। मास्टरमाइंड का अर्थ है ज्ञान का एकजुट होकर किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करना। हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड की शक्ति को हार्नेस करने के 2 पहलू होते हैं। पहला, आर्थिक लाभ, जो तब मिलता है जब आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपके उद्देश्य में मार्गदर्शन और परामर्श देने को तैयार हों। दूसरा, आध्यात्मिक होता है। जब 2 या अधिक दिमाग एक ही विचार पर केंद्रित होते हैं तो एक सामंजस्यपूर्ण शक्ति उत्पन्न होती है जो आपको आपके लक्ष्य तक तेजी से पहुंचा सकती है। एंड्रयू कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों का था, जिनके साथ मिलकर उन्होंने स्टील के निर्माण और विपणन का कार्य किया। वे अपनी संपूर्ण संपत्ति का श्रेय इसी समूह की संगठित शक्ति को देते थे। जैसे एक बैटरी से कम और कई बैटरियों से अधिक ऊर्जा मिलती है, वैसे ही सामूहिक दिमागों से उत्पन्न विचार शक्ति एक अकेले दिमाग से कहीं अधिक होती है। सिद्धांत 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य हिल बताते हैं कि विज्ञान ने 2 प्रमुख तथ्यों को उजागर किया है। पहला, जो पुरुष सबसे अधिक उपलब्धियां हासिल करते हैं उनमें यौन ऊर्जा अत्यधिक विकसित होती है, यानी वे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की कला में निपुण होते हैं। दूसरा, जिन्होंने साहित्य, कला, उद्योग, वास्तुकला या अन्य क्षेत्रों में महान कार्य किए हैं, वे किसी न किसी महिला की प्रेरणा से ऐसा कर पाए। हिल बताते हैं कि जब कोई पुरुष किसी महिला को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो जो प्राकृतिक ऊर्जा उसके भीतर उत्पन्न होती है वह इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे आदिमानव भोजन लाकर खुद को कबीले की महिलाओं के सामने सक्षम दिखाने की इच्छा से प्रेरित होता था, वैसे ही आज भी पुरुषों और जानवरों में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है। एक पुरुष किस महिला से विवाह करता है यह उसकी सफलता या असफलता को तय कर सकता है, क्योंकि पुरुष अत्यधिक रूप से महिला शक्ति से प्रेरित होता है। प्रेम निसंदेह जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। जब इसे रोमांस और यौन भावना के साथ जोड़ा जाता है तो यह इंसान को सृजनशील प्रयासों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सिद्धांत 11, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन कभी निष्क्रिय नहीं रहता, इसलिए उसमें सकारात्मक विचारों के साथ अपनी इच्छाओं को स्थापित करना आवश्यक है। यह मन मनुष्य की सीमित चेतना और अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस को ग्रहण कर सके। सिद्धांत 13, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय वह अचानक आने वाला विचार या आभास है जो अक्सर आपको किसी निर्णय में सही दिशा देता है। यह आपकी रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन का कार्य होता है जो ईथर से सूचना ग्रहण कर रही होती है। यह छठी इंद्रिय आपके मन में विचारों की एक झलक देती है जिससे आप प्रेरित हो सकते हैं। यह अध्याय पुस्तक में इसलिए शामिल किया गया है ताकि यह एक पूर्ण दर्शन प्रस्तुत कर सके जिससे व्यक्ति जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सके। हर उपलब्धि की शुरुआत इच्छा से होती है और इसका समापन उस प्रकार की ज्ञान से होता है जो समझ देता है, स्वयं की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ और अंततः सच्चे सुख की समझ। यह जानकारी बहुत अधिक और गहन है, इसलिए ऐसी किताबों को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि उनका सार पूरी तरह आत्मसात हो सके। मैं भविष्य में आपके साथ और भी खोया हुआ ज्ञान खोजने के लिए उत्सुक हूं। आशा है यह सारांश पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए अलविदा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।